कैंसर होता क्या है? 40 to 50% of our cancers are lifestyle based. जैसे जैसे कमर्शलाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर हम बढ़े, ये बीमारी हमें ज़्यादा दिखने लगी. डाइट विच आर लो इन फाइबर्स, बहुत लोग जानते नहीं हैं कि ये कैंसर करता है. So do you think immunity कहीं play करता है? Well, immune system is called the policeman of the body. What do you think would be the right diet in order to safeguard ourselves? Excessive non-vegetarian diet is also not good. Somewhere spirituality थोड़ा सा different concept रखती है. आपने कैसे इसको अपनी life में imbibe किया? आप बहुत बारी अपने लाइफ में इसको फील करेंगे. That divine power is everywhere around us. स्टेज 1 में कैन यू सेफली से कि हाँ भाई डेफिनेटली इट्स क्योरेबल? कैंसर अगर 100% क्योरेबल होता तो आज कोई भी ना डरता इस बीमारी से. क्या आयुर्वेदा और होम्योपैथी कहीं हेल्प करता है? आयुर्वेदा can help in some way, but it is not the mainstream of treatment. क्या मिथ्स हैं हमारे कैंसर को लेके? नमस्कार, वेलकम टू सुप्रा एडिट एपिसोड नंबर 7. आज का टॉपिक थोड़ा इमोशनल है और थोड़ा दिल के करीब है. गेस्ट के बारे में बात करने से पहले मैं टॉपिक के बारे में बात करूँगी. ये टॉपिक है कैंसर. जब इसकी बात आती है तो थोड़ा डर लगता है, और जब डर लगता है तब समझ में नहीं आता ये क्यों होता है. आज हम बात करेंगे ये कैंसर आता कैसे है और क्यों होता है. और रिसेंटली हमने देखा है ये ज़्यादा हमारे लाइफ में अफेक्ट कर रहा है और हमें नहीं पता ये कैसे, कहाँ और क्यों आता है. हमारे आज के गेस्ट हैं डॉक्टर तपस्विनी प्रधान, जिन्होंने अपने ऑलमोस्ट 25 इयर्स इस फील्ड में दिए हैं. उनका करियर स्टार्ट हुआ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से, फिर वो राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल में थे, फिर फोर्टिस हेल्थ केयर, एंड नाउ वो अपोलो में एक सीनियर कंसल्टेंट की तरह काम करते हैं. जब मैंने स्टार्टिंग में बोला दिस इज़ वेरी क्लोज टू बोथ ऑफ आवर हार्ट्स, इट्स सिंपली बिकॉज माई फादर इन लॉ एंड माई फादर बोथ वर डायग्नोस्ड विद कैंसर, एंड माई फादर विद हेल्प ऑफ डॉक्टर तपस्विनी प्रधान fought this and has come out of this. जो हमने उनके साथ एक टाइम स्पेंड किया है, जैसे उन्होंने हमें गाइड किया और जैसे हम इस सिचुएशन से बाहर निकल के आए हैं, वो कहते हैं ना, भगवान के बाद अगर कोई है तो माँ बाप है, और उनके बाद कोई है तो वो डॉक्टर है. शायद हमारे लिए वो वैसी ही थी. शी लिटरली हेल्प्ड अस कम आउट ऑफ लॉट ऑफ सिचुएशंस, and hence this is the reason we really requested her that you have to come and you have to spread this message. You have to tell everyone what is this all about and how we can really heal and how we can come out of this. So let's welcome Dr. Tapaswini Pradhan. Namaskar, Dr. Ji. Thank you so much for being here, and we are very, very glad that you could take out some time and come for our episode number 7. So welcome once again. Thank you. It's an honor and it's a pleasure also. Yeah. Thank you. So let's start with the basic questions. ये कैंसर होता क्या है? I know coming from that kind of a background, like आपके पास 25 साल का एक्सपीरियंस है, so मतलब जस्ट बेसिक ऑडियंस के लिए मतलब ट्राई एंड लेट्स सी कि कैंसर होता क्या है. तो कैंसर जो है एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है. Okay. कैंसर यानी कैंक्रम, सो विच एक्चुअली मीन्स क्रैब. तो Actually अगर आप means? क्रैब Crab. Oh, okay, सो interesting. कैंक्रम एंड इट मीन्स क्रैब. तो जो क्रैब की प्रवृत्ति क्या होती है, सो इट्स गॉट लॉट ऑफ क्लॉज, राइट. तो जब वो अपना खुराक भी ढूंढता है तो वो क्लॉज के हेल्प से कैसे अपना खाना ढूंढता है. तो जब हम उसको रिलेट करते हैं कैंसर के साथ, तो कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो शरीर को घेर लेती है और धीरे धीरे शरीर को क्षीण कर देती है. माने यू विल सी द कैंसर पेशेंट ड्विंडलिंग विद द डिजीज़ विद टाइम. तो ये कई कारणों से होता है. तो ये जो सेल्स होती हैं बहुत ही अनरेगुलेटेड वे से डिवाइड करना शुरू करते हैं, एंड दिस इज़ अंडर अ स्टिमुलस. और स्टिमुलस कई कारणों से होता है, आई थिंक वी विल डिस्कस लेटर. तो ये स्टिमुलस जब इनको मिलता है, वो सेल्स जो है एबनॉर्मली डिवाइड करते हैं, एंड दे डू नॉट रिस्पेक्ट एनी सिग्नल इन द बॉडी.
तो बॉडी में अगर आप देखेंगे कितना रेगुलेटेड वे से एक सेल डिवाइड करता है, एंड दिस आर ऑल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेरियस सिग्नल्स। और जो मैं बहुत एवरी टॉक आई शेयर विद पीपल, एक कॉमन आम जो एग्जांपल हम देखते हैं जब हम रोड पे चलते हैं या ड्राइव करते हैं, जब ड्राइविंग का जो डिसिप्लिन है, ट्रैफिक का डिसिप्लिन क्या रेगुलेट करता है? सिग्नल। और जिस दिन सिग्नल नहीं होता उस दिन आप देखते हैं रोड पे क्या हवक मचता है। तो सभी डिसऑर्गेनाइज्ड होके अपना अपना एक ऑटोनोमस वे से चलते हैं। सेम थिंग इज़ हैपनिंग इन द बॉडी। बॉडी में जो सेल्स होती हैं दे आर सो ब्यूटिफुली रेगुलेटेड बाय सिग्नल्स कि हर एक सेल को पता है अपनी लाइफ साइकिल क्या है और उसको डिवाइड करके क्या बनना है। बट यहाँ जब कैंसर की स्थिति होती है तो जो सिग्नल्स होते हैं बिल्कुल ये सेल्स रिफ्यूज़ करते हैं, दे डू नॉट ओबे। एज अ रिजल्ट दे मल्टीप्लाई 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 एंड देन दे आर अ क्लस्टर ऑफ सेल्स विच आर क्रिएटिंग डिस्ट्रक्टिव थिंग्स इन द बॉडी। और फिर वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, फिर दूसरे से तीसरी जगह जाते हैं, और इस तरह से वो पूरे शरीर में फैल के फिर आप एक अलग पिक्चर देखते हैं। मतलब इन सिंपल वर्ड्स इट्स लाइक अनरेगुलेटेड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स। एब्सोल्युटली। व्हेन आई से अनरेगुलेटेड, आपका मतलब ये है कि उसमें ब्रेन का कोई कंट्रोल नहीं है? मतलब व्हाट डज दिस अनरेगुलेटेड मीन? मतलब सेल्स का अपना, मतलब व्हाट वी अंडरस्टैंड इज दैट कि cells will behave what the mind or brain will tell you. In this case, they are doing things on their own, is it? क्योंकि सेल्स, ये जो कैंसर सेल्स होते हैं, दे प्रोड्यूस लॉट ऑफ सब्सटेंसेस, केमिकल सब्सटेंसेस, मीडिएटर्स होते हैं जो इन सिग्नल्स को बंद कर देते हैं। एंड एज अ रिज़ल्ट जो जैसे होता है सेल डिवीजन का एक सिग्नल है या सेल डेथ का एक सिग्नल होता है, and there are certain substances in our body which are called tumor suppressor cells, genes, जो ये रेगुलेट करती हैं कि ये ऐसे सेल्स नहीं बने। तो अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं बॉडी में होती हैं बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ फैक्टर्स विच वी कॉल एज कार्सिनोजेंस, एंड दे प्रोवाइड दैट स्टिमुलस, और ये सेल्स सभी को डिसोबे करके डिवाइड करते हुए ये स्थिति पैदा कर देती हैं। राइट। सो ऑब्वियसली द फॉलोअप क्वेश्चंस है कि ये होता क्यों है? आपने थोड़े बहुत बताया कि कुछ कारण की वजह से होते हैं, कुछ स्टिमुलेशंस होते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड देम कि क्या होते हैं। So 40 to 50% of our cancers are lifestyle based. ओके। और कुछ ऐसे कैंसर्स हैं जिनका आप क्या कारण बता ही नहीं पाते हैं, और कुछ हैं जिनके आप जानते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या जो प्रॉब्लम्स होती हैं उस कैंसर के या क्यों पैदा होते हैं, उनके कारण पता होते हैं। जब हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं, लाइफस्टाइल में क्या क्या चीज़ हम डिस्कस करते हैं वो है, अगर आप देखेंगे जैसे जैसे कमर्शलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर हम बढ़े, ये बीमारी हमें ज़्यादा दिखने लगी। दैट्स बिकॉज चेंजिंग हैबिट्स, changing dietary patterns, exposure to various environmental factors and toxins, lack of sleep, stress factors, ये बहुत मल्टीप्लिकेटिव वे से दिखने लगा। सो जब हम आदतों की बात करते हैं, हैबिट्स की बात करते हैं, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेटिव एजेंट इज़ टोबैको, तंबाकू। तो तंबाकू का जो सेवन आप किसी भी रूप में करिए, स्मोक के रूप में करिए या चबाने के रूप में करिए, एवरीथिंग इज़ डेडली। तो ये पदार्थ जो है सभी जानते हैं, और इवन द इंटरनेशनल एजेंसी ऑफ रिसर्च ऑन कैंसर हैज़ designated this element as carcinogenic, पर फिर भी जनता समझती नहीं है। दूसरा है अल्कोहल। अल्कोहल का सेवन लोग कहते हैं कि कार्डियोलॉजिस्ट एडवोकेट करते हैं मॉडरेट रूप में लीजिए तो सेहत के लिए अच्छा है, बट क्या होता है ना कि आप ये मॉडरेशन को आप कोई स्केल नहीं दे पाते हैं। एवरी बॉडी इज़ डिफरेंट, और वो कैसे रिएक्ट करेगी वो भी नहीं पता, एंड अ मेल एंड अ फीमेल मे रिएक्ट टू द सेम अमाउंट इन अ डिफरेंट वे, एंड इट इज़ अ नोन पोटेंशियल कार्सिनोजन। कैसे वो करता है, किस तरह से वो मेटाबोलाइज होता है, ये सब साइंटिफिकली प्रूवन है।
थर्ड थिंग जो बहुत कम बातचीत होती है वो है सुपारी, एरिका नट। Okay. तो पहले ये जो सुपारी है लोग लेते थे एज अ पेन किलर, एस्ट्रिंजेंट, रूमेटिज्म। तो ये एक ट्रेडिशनली यूज सब्सटेंस है, बट हमने उसका दुरुपयोग किया। और जो क्वांटिटी में जैसे पान मसाला बनता है, तो बहुत सारे सुपारी जो होते हैं उसको रोस्ट करके पाउडर करके एंड इट इज सोल्ड। और ये बहुत लोग जानते नहीं हैं कि ये कैंसर करता है, पर अब साइंटिफिक एविडेंस है दैट इट इज़ अ पोटेंशियल कार्सिनोजन। तो ये 3 मेजर फैक्टर्स तो हैं ही हैं। बाकी जो है, हम अगर डाइट की बात करते हैं, डाइट में देखिए कैसा परिवर्तन आया है। इफ़ यू लुक एट आवर जनरेशन ऑल्सो, वी हैव मूव्ड अवे फ्रॉम नेचर। नेचुरल जो पदार्थ, जो हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स की बात करते हैं, आई थिंक ये हमारे डाइट में बहुत कम हो चुका है। सो वी हैव मूव टूवर्ड्स फास्ट पेसिंग लाइफ। एज अ रिज़ल्ट हम अपने किचन में बहुत कम समय स्पेंड करना चाहते हैं। तो प्रोसेस्ड फूड, फ्रोज़न फूड बहुत कॉमन हो गया है। बारबेक्यूड, ग्रिल फूड, वीकेंड आउटिंग्स, तो हम चाहते हैं लेट्स सेवियर ऑन दीज फूड स्टफ्स, एंड प्लस सर्टन स्पाइसेस। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि हाईली सॉल्टेड food stuffs, preserved, diet which are low in fibers, diet which are high in spices. All these things are known to cause cancer. Environmental factors हैं, कुछ ऐसे occupations हैं। ऑक्यूपेशन जैसे आप देखेंगे कुछ डाई इंडस्ट्री में, लेदर इंडस्ट्री, स्मेल्टिंग इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री, पेंट इंडस्ट्री, तो ये जो टॉक्सिक फ्यूम्स होते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं, दे आर ऑल्सो नोन टू कॉज कैंसर। कुछ और अन्य कारण नेचर के साथ रिलेशन में देखिए, आर्ट जो हम सनलाइट का एक्सपोजर कहते हैं, वेरी गुड फॉर हेल्थ, जनरेट्स विटामिन डी एंड ऑल, बट एक्सेसिव एक्सपोजर अगेन, बहुत ज़्यादा जब हम एक्सपोज करते हैं, इट बिकम्स हार्मफुल। देन रेडिएशन एक्सपोजर, आयोनाइजिंग, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन बहुत कॉमन। आज जैसे चाइल्डहुड, सितंबर मंथ इज सेलिब्रेटेड एज चाइल्डहुड कैंसर। हिरोशिमा नागासाकी के एटॉमिक बॉम्ब से आप देखेंगे कितने तरह तरह के कैंसर्स बढ़ गए। So you have childhood cancers which increase, leukemias, thyroid cancers, salivary gland cancers, breast cancers. ये सब कुछ इस तरह के environmental जो exposures हुए लोगों को, ये तरह तरह के because of cancers. mutations of cells and everything. Yes, there are many ways Right. it causes damaging impact on the body. Right. So these are major factors, but कुछ ऐसे भी हैं, कुछ genetically related हैं। जैसे आप देखेंगे ब्रेस्ट कैंसर रनिंग इन फैमिली, और प्रोस्टेट कैंसर्स या गैस्ट्रिक कार्सिनोमास, दे हैव सम रिलेशन टू जीन। और वो जीन, म्यूटेटेड जीन, जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है, सो दे हैव आल्सो बीन, आई मीन यू विल फाइंड देम सब्सिक्वेंटली इन वेरियस जनरेशंस, बट ये बहुत स्मॉल फ्रैक्शन है। 5 से 10% होते हैं जो कि ये जेनेटिक रिलेशन रखते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जहाँ आप कारण ही नहीं पता कर सकते। सो देन यू से यू आर अनफॉर्चुनेट, बिकॉज देन व्हाट डू यू से, मेनी यू वुड फाइंड मेनी पीपल सेइंग मैं तो सब कुछ सात्विक हूँ, मैं आपसे यही पूछने वाली थी कि पर फिर भी मैं आज इस बीमारी का शिकार। सो आई वुड से दिस इज probably God destined. This is probably a part of your destiny, part of your life's journey. अब कैसे ज़िंदगी किस तरह से चलेगी, क्या कौन सफ़र करेगा, a lot of it is destined. Yeah, but you've mentioned so many reasons, but top आपने कहा 40-50% is habits and diet, is it? Or 40-50%, yes, it's lifestyle. So you can also include diet in the lifestyle. So I read somewhere that in this country there are 8 lakh cases like coming in
mostly every month, like it's the numbers have increased. जैसे Correct. पहले हम जो सुनते थे बहुत कम, शायद बचपन में इतना ज़्यादा हम नहीं सुनते थे, और अगर आप रिसेंटली आप देखें द नंबर ऑफ केसेस, चाहे वो यूथ में है या एल्डरली लोगों में है, ये नंबर ऑफ केसेस सडनली बहुत बढ़ गए हैं. एंड वेरी राइटली सेड, लाइफस्टाइल एक हमारा इतना अफेक्ट हो चुका है, एंड द वे वी ईट, एंड ऑल्सो जो पीछे से भी आ रहा है खाना, वो भी कैसे आ रहा है, वो भी वी डोंट हैव दैट क्लैरिटी मच. सो मेरा एक क्वेश्चन था, इफ़ दैट इज़ ओके. जैसे आपने बोला कुछ लोग हैं जो बहुत अपना सात्विक जीवन जीते हैं, बिफोर सनसेट खा लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा खाते हैं. देन कुछ लोग हैं, यू नो, दे आर बिजी लिविंग देयर फास्ट लाइफ विद सम सब्सटेंस अब्यूज, लेट्स से, but still they're able to fight it and they'll not get it, but maybe people who are living a very simple life may get it. So do you think immunity kahin play karta hai ki maybe जो कर रहे हैं उनका immunity fight कर पा रहा है, stronger है, and शायद उनका immunity क्या वो play करता है कहीं? Well, immune system is called the policeman of the body. वो तो आपके क्या कहें, it's such a protective mechanism which God has created. बट ये नहीं कहूँगी कि जो सात्विक हैं उनके इम्यूनिटी सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम था इसलिए हुआ. बट ओवरऑल पिक्चर अगर हम देखते हैं, कैंसर्स को फाइट करने में इम्यून सिस्टम का बहुत हाथ है. सो पेशेंट्स जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा है, वर्क बहुत इफ़ेक्टिवली कर रहा है, दे आर एबल टू फाइट दिस डिजीज़ बेटर. इम्यून सिस्टम का कम होना, लो होना बहुत कारण है. जैसे स्ट्रेस है, स्लीप डिप्रिवेशन है, इनकरेक्ट ईटिंग हैबिट्स हैं. सो यू हैव टू पैम्पर दिस सिस्टम. उसके लिए आपको अपने सेहत में या अपने लाइफस्टाइल में बहुत सारी चेंजेस करनी पड़ेंगी, जिससे कि आप इस सिस्टम को पूरा बूस्टेड रख सकते हैं. बट जैसे हमने कहा कि पेशेंट्स जिनका कोई कारण नहीं है, दे हैव पुअर इम्यून सिस्टम, इट इज़ नॉट रियली करेक्ट टू से दैट, बिकॉज देर आर मेनी रीजंस जो आप पिन पॉइंट नहीं कर पाते हैं कि ये कैंसर इसको क्यों हुआ. अगर कैंसर एक ऐसी बीमारी होती जिसको आप बहुत ही सिंपल तरीके से पहचान जाते, तो शायद दुनिया भर में इतना रिसर्च नहीं हो रहे होते हैं. So there are many hidden factors as to why a patient suffers from cancer. So that means cancer किसी को भी हो सकता है. For example, बिल्कुल हो सकता है. For example, मेरे फादर का ये केस है, मतलब never had alcohol, never had tobacco, lived a very healthy life, and मतलब obviously stress are there, but let's say कि it was an average stress, but still he got cancer. Right, and then there are like people like maybe like us who are like very very into fitness routine कि हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, डाइट का भी करते हैं, तो हमें इज इट प्रूवन कि हमें नहीं होगा, ऐसा कुछ है या किसी को भी हो सकता है? नोज ऐसा ये अगर है कि कैंसर किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को हिट करेगा, ऐसा नहीं है. जो लोग अब्यूज़ में हैं, जिन लोगों का लाइफस्टाइल अनहेल्दी है, और जैसे हमने ये सारी जो फैक्टर्स करे हैं, इफ़ यू आर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय इट, आपके चांसेस बढ़ते हैं. बट ऐसा नहीं है कि जो नहीं करते हैं उनमें कोई चांस ही नहीं है कि उनको ये होगा नहीं. तो हमें अपने आप को बचाव रखना है कि जो हम पॉजिटिव फैक्टर्स जानते हैं कैंसर के बारे में, दैट वी शुड नॉट इन्फ्लिक्ट ऑन आवरसेल्फ. कि हमने स्ट्रेस में स्मोक करना भी शुरू कर दिया, तंबाकू चबाना या अल्कोहल लेना, ये सब हम जानते हैं. अगर ये सब चीज़ करेंगे हमारे चांसेस बढ़ेंगे. सो वी शुड बी नोइंग अबाउट दीज वेरियस फैक्टर्स. हैविंग सेड ऑल दिस, ये भी सच है कि ये बीमारी ना जात, ना आपका स्टेटस जानता है, ना आपका एज ग्रुप जानता है. आप देखते हैं ना छोटे छोटे बच्चे सो आई मीन इट्स सो सैड टू सी व्हाट हैव दे सीन. लाइफ का कुछ भी नहीं देखा, बट पैदा होते ही कुछ सालों बाद, इट्स सच अ सैड स्टोरी. तो ये बीमारी किसी को रिस्पेक्ट नहीं करती है. तो इसलिए हमें अपनी तरफ से अपने आप को बचाने के लिए
वी शुड बी वेल अवेयर। कैंसर में जो मेन चीज़ है वो है अवेयरनेस। एंड आई विल टेल यू, मार्टिन लूथर किंग जूनियर का एक बहुत स्टेटमेंट, इतना अच्छा सुंदर स्टेटमेंट है। वो कहते हैं डार्कनेस विल नेवर लिफ्ट डार्कनेस, इट्स ओनली लाइट। सो कैंसर के बारे में जानने के लिए वी शुड हैव मोर एंड मोर अवेयरनेस। तो व्हेन वी नो व्हाट आर द वेरियस कॉजेटिव फैक्टर्स, उससे हम बच के रहेंगे। और बाकी जो है, बिलीव इन प्रेयर्स। I read somewhere that the best preventive way is to know your body. Absolutely. So if you know your body and you know, like I think there are a lot of signs which the body gives you कि you know you're healthy enough, or there are certain signs कि आपके कुछ irritation हो रही है या कुछ problems हो रही हैं. So if you know your body, if you listen to your body, then you're able to take actions in the like early stages. Is that correct? Correct. Yeah. So as you want to know what are the early signs, probably मैं तो बहुत सिंपल चीज़ में बताना चाहती हूँ। जैसे एक कंप्यूटर है, उसमें एंटीवायरस है, तो एंटीवायरस पकड़ लेता है क्या वायरस चल रहा है। तो बॉडी में एज सच देयर आर सो मेनी फैक्टर्स विच आर हैपनिंग। देयर इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल एंटीवायरस इनसाइड जो आपको अलार्म सिग्नल्स देता है, छोटे छोटे अलार्म सिग्नल्स देता है। पर होता क्या है, हम उसको नज़रअंदाज करते हैं। नज़रअंदाज करते हैं प्लस अपनी सेल्फ रेमेडी करते हैं टू रियलाइज कि थिंग्स जब आपकी हाथ से निकल जाती है तब हम स्पेशलिस्ट के पास दौड़ते हैं। तो इस बीमारी के साथ भी कुछ ऐसा है। कई दफ़ा तो ये बहुत सिग्नल्स देते हैं और आपको समझ जाना चाहिए कोई भी सिग्नल जो 4-6 हफ्ते से ज़्यादा परसिस्ट कर रहा है, सब चीज़ें आपने कर ली, मेडिकेशन कर लिया, फिर भी नहीं जा रहा है, देन यू शुड थिंक कि ये कुछ और चीज़ है, इट नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड फर्दर। बट इस बीमारी में एक बहुत ही अजीब चीज़ है कि ये जो सिग्नल्स कभी कभी बहुत बिनाइन चीज़ों की तरह यू नो दे क्या कहूँ कॉपी करते हैं या बिनाइन सिग्नल्स होती हैं, वैसा ही दिखता है। तो इट्स क्वाइट ह्यूमन कि आप उसको नेग्लेक्ट करना चाहते हैं। There's no set pattern, Actually, right? मुझे एक और चीज़ लगता है मैम, सॉरी मैं थोड़ा सा डिविएट होंगी। जैसे ही हम कैंसर की बात करते हैं एक फियर आता है दिमाग में, एंड आई थिंक द फर्स्ट थिंग विच कम्स टू योर माइंड इज ओ गॉड आई एम गोना डाई। आई थिंक देयर इज़ दिस फियर फैक्टर दैट शायद हम इसीलिए कभी कोई टेस्ट भी नहीं कराएगा कि कैंसर के कुछ टेस्ट होते हैं जो हम करवा लेते हैं, चेक करा लेते हैं। आई थिंक इतने साल हो गए हमने भी कभी नहीं सोचा होगा। हम बेसिक बॉडी Every 6 months में करा रहे हैं। KFT हम सब कराते हैं, कोलेस्ट्रॉल सब कुछ होता है, बट हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि शायद हमें ये पैरामीटर्स में भी एक बार चेक करा लेना चाहिए। तो ये मिसकंसेप्शन, मतलब बेसिक ब्लड टेस्ट हो रहा है, मतलब इवन कार्डियक के लिए सब कुछ टेस्ट हो रहे हैं, बट हम कैंसर मार्कर्स जिसे कहते हैं वो कभी नहीं करवाए। आई थिंक so and imagine we are like literate and everything, we know people, doctors like you, surgeons like you, हम नहीं करा रहे, तो imagine majority लोगों ने भी definitely नहीं कराया होगा। See, every cancer, उसके बहुत कैंसर्स हैं जिनके ट्यूमर मार्कर्स होते हैं जो बॉडी में सर्कुलेट करते हैं, बट कितनों के आप ट्यूमर मार्कर्स करेंगे, ये भी बात है ना। सो जो स्क्रीनिंग हम करते हैं पेशेंट्स की, इट्स एक्चुअली नॉट पेशेंट्स। स्क्रीनिंग का मतलब है स्क्रीनिंग हेल्दी इंडिविजुअल्स लुकिंग आउट फॉर डिजीज विच मे बी सिटिंग वेरी साइलेंटली। तभी आपको बताया ना, अगर आप एक क्लासिक एग्जांपल देखेंगे, ओवेरियन डिजीज, ओवेरियन कैंसर, जब तक स्टेज 3 स्टेज 4 में नहीं आता पेशेंट को पता भी नहीं चलता है। अच्छा, कोई साइंस भी नहीं दिखता है, क्योंकि जब तक वो इतना साइज नहीं हो जाता, आसपास के स्ट्रक्चर्स को दबाता नहीं है, तब तक पेशेंट को पता भी नहीं चलता है। सो स्क्रीनिंग जब हम कहते हैं, पेशेंट सोचते हैं कि हम तो तब स्क्रीन कराएंगे जब हमें कोई प्रॉब्लम हो, बट एक्चुअली स्क्रीनिंग का मतलब है कि स्क्रीनिंग हेल्दी इंडिविजुअल्स फॉर वेरियस डिजीजेस। तो जब कोई भी इंडिविजुअल स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल में आता है
कैंसर तो कहीं पे भी हो सकता Exactly. है ना. Could be any part So of you your can't body. just have Every- thousands of yeah, investigations. yeah. It's not feasible. Correct. और correct. जितनी हमारी पॉपुलेशन है भारत की, इस तरह से अगर हम इन्वेस्टिगेशंस का प्रोफाइल करने लगे, पहली बात है आपके पॉकेट से भी it may not be pocket friendly. Absolutely. That is why only the more commonly seen cancers are investigated in that profile. तो जैसे हमारे इंडिया में हेयर एंड नेक कैंसर बहुत कॉमन है, एंड इट इज़ सो एमिनेबल टू विजुअल इंस्पेक्शन. आप मुंह खोल के देख सकते हैं, या एक फाइबर ऑप्टिक लैरिंगोस्कोप एंडोस्कोप है, वो डाल के देख सकते हैं, कहीं थ्रोट में तो प्रॉब्लम नहीं है. क्लिनिकल चेक, क्लिनिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं. फीमेल्स का ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन होता है, Mammography है, patients pap are smear है. taught how to do self examination. तो उसमें से 37% of patients can pick up their own Because of the lumps, yeah. Yeah. That's And mammogram routinely किया जाता है after the age of 40-45. Yeah. It is recommended, Yes, Right. but many of absolutely. us don't come. Yeah. Yeah. So males में lung chest X-ray होता है, simple एक chest X-ray screening में, या फिर prostate के Prostate cancer you का can है. do a Yeah. PSA tumor Yeah. marker. पर ये जो interpretation of all these has to be done properly by a clinician. तो इसीलिए जब हम स्क्रीनिंग के लिए जाते हैं, ये केवल लैब टेस्ट नहीं है, यू मस्ट मीट योर क्लिनिशियन. तो एक होल बॉडी का एक क्लिनिकल चेक होना चाहिए, जिसमें क्लिनिकल एग्जामिनेशन और पैल्पेशन is a very important component of the screening. And then the specialist, according to your risk profile, which आपको ones फिर वो एक affected. बैटरी बनाई जाती है of investigations which are asked from an individual. So it will vary from a person to person. If I have a very strong history of my family history of breast cancer, obviously मेरा investigation profile बहुत अलग होगा from a person who doesn't have a similar history. तो ये स्क्रीनिंग के ही प्रोग्राम्स में पता चलता है. एंड हम encourage करना Yeah. ये चाहते हैं कि even through this medium, I would love to say that people should come Yeah. for a screening and not wait for signs and Something to symptoms to come. appear. Should be like a part of regular preventive Yeah, measures, right? Absolutely, Yeah. absolutely. But I also understand this multiplication जो आपने first question का answer किया था, it takes a lot of time. You know, it is not like happens in a month's time or a 2 months time. It happens over a duration of a long time. Is that also correct? This is called induction period, Okay. or a latent period of cancers to develop. माने कि आपका एक्सपोजर किसी टॉक्सिक सब्सटेंस से आज हुआ, तो कल नहीं पनप जाएगा. सेल्स में ग्रेजुअली चेंजेस आती हैं, और वो जो प्रोवोकेशन परसिस्टेंट रहता है, वो धीरे 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 ट्रांसफॉर्म हो जाता है. वंस इट हैज ट्रांसफॉर्म्ड, then it doesn't take time to multiply. But then there are cancers which are low grade, but there are cancers which are high grade. आप देखेंगे 1 महीने भी वो फैल जाता है. So we can't, say that अभी मैं आज स्मोक कर लेता हूँ, हाँ. 15 साल बाद देखेंगे क्या right. होगा. Yeah. So it can happen in an year's time also. Absolutely. Right. आजकल हम हिस्ट्री में देखते हैं पेशेंट जस्ट कंज्यूम्ड इट फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स और एन ईयर्स टाइम, एंड नाउ ही इज विद अ कैंसर. We have seen cases also where people have done, let's say, a tobacco for 10-15 years and left it for 10-15 years now, and they are getting cancers now after like leaving also. Yeah, one Yes. of my examples. Yeah, in obviously. yeah. So Yeah. quitting does not mean that the risk has gone to zero. इतने साल जो हमने अपने शरीर को डैमेज किया, वो कहीं ना कहीं तो Effect दिखाएगी. होगा. यू मे बी फॉर्चुनेट कि आपके क्विटिंग के बाद सब कुछ अच्छा हो जाए, सुधर जाए, बट सेल्स में जो डैमेज हो चुके हैं, वो किसी ना किसी रूप में होंगे. इट मे नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ कैंसर, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मेडिकल प्रॉब्लम्स, cardiovascular disease, or you may have lung bronchitis, asthma, then blood dyscrasias, या bone की density आपकी कम हो जाए, infertility issues हो जाए. तो ये सारी चीज़ें जो है, जो सेल के damages होती हैं because of your habit. Yeah. बट फिर मुझे दूसरा सवाल
क्विट क्यों किया जाए? अगर होना ही है तो हो ही जाए। अधिकतर पेशेंट्स हमारे साथ यही आर्ग्यू करते हैं, उन्होंने तो छोड़ दिया फिर भी हुआ, तो मैं क्यों छोड़ूं? प्रॉब्लम ये है कि इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि क्विट करने से आपके बहुत सारे दूसरे मेडिकल इश्यूज कम होती जाएंगे। बीपी आपका सेटल हो जाएगा, आपके हार्ट डिजीज़ की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाएगी, लंग्स में स्टार्ट बिकमिंग हेल्दियर, यू योरसेल्फ विल स्टार्ट बिकमिंग सो मच बेटर, आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा, आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट अप हो जाएगा, दिस इटसेल्फ विल फाइट सो मेनी डिजीज़। बट जहाँ तक कैंसर का सवाल है, अगर उसने उस शरीर में होना है वो शायद बाद में आए, पर अगर नहीं छोड़ेंगे तो जल्दी आएगी। ये सर दैट इज द डिफरेंस। So, ma'am, what do you think would be the right diet in order to safeguard ourselves? Any top food items you feel this is something people should definitely consume? I'm not saying it'll just wash away everything or will not come, but maybe fight certain things. Anything you feel would add to this? देखिए, बहुत सी चीज़ें हैं, डाइट इज़ अ टॉपिक ऑफ इट्स ओन, Yeah, I know. एंड डाइट मुझे भी बहुत अच्छा लगता है बिकॉज इट गेट्स मी क्लोज टू नेचर। Yeah. तो आप जब मेन फोकस शुड बी एज क्लोज टू ट्रेडिशनल जो हमारे मेडिकेशंस या हर्बल थेरेपीज रहे हैं, दे ऑल टेक अस क्लोज टू आवर नेचर, मदर अर्थ। जब हम प्रकृति के बारे में बात करते हैं तो हमेशा हम उसको एड्रेस करते हैं ना, माँ, मदर। वाई? बिकॉज इट इज़ सो प्रोटेक्टिव। कहा भी जाता है कि आपकी जो एक सिंपल जो स्पिरिचुअल वे से हम कहते हैं, जैसा अन्न वैसा मन, Correct. और जैसा मन वैसा तन, सो दे आर सो इंटरलिंक्ड विद ईच अदर, है ना? तो 2/3 ऑफ आवर डाइट्स जो हम खाते हैं शुड बी वेजिटेरियन बेस्ड। Vegetarian based, which would mean it should have lot of fruits, lot of vegetables. इनके सेवन से क्या होता है? Body is in an alkaline state. और ये अल्कलाइन स्टेट जो है बहुत प्रोटेक्टिव होता है, आपके मन को भी शांत रखता है, काम होता है। जब आपका बॉडी शांत होता है तो आपके सारे सिस्टम बहुत रेगुलेटेड वे से चलते हैं। जो हम स्ट्रेस की बात करते हैं, कंट्रोल बहुत आपको इतना कोऑर्डिनेटेड रूप से सारे ऑर्गन्स की फंक्शनिंग होती है। Absolutely. तो ये जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हम कहते हैं, व्हाट आर दे रिच इन विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइबर, फाइटोकेमिकल्स, फाइबर्स। देखिए कितना प्रोटेक्शन देता है। हर एक बीमारी में आप देखेंगे देयर आर मेनी डिजीजेस, लाइक हेड एंड नेक के कैंसर्स भी हैं, कोलोरेक्टल कैंसर्स जो आप बात करते हैं, प्रिडोमिनेंटली डाइट ओरिएंटेड है। गैस्ट्रिक कैंसर्स, कोलोरेक्टल, ये सब मेजरली डाइट है। तो फ्रूट्स वेजिटेबल्स आर रिच इन फाइबर्स विच हेल्प टू रेगुलेट द एंटायर सिस्टम। जो टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में हैं वो उसको वॉश करने में बहुत मदद करता है। बाकी ये जो डाइट है, इट शुड बी एनकरेज्ड सिंस चाइल्डहुड। ये नहीं कि आप समझते समझते एडल्टहुड में पहुंच रहे हैं और फिर आपकी उसकी इम्पोर्टेंस या अहमियत समझ में आ रही है। Absolutely. दूसरी बात, जैसे हम बोलते हैं फास्ट पेसिंग लाइफ में हम वी ऑल रिजॉर्ट टू ईजी कुक्स, ईजी कुक मील, जैसे प्रोसेस फूड है, फ्रोजन फूड है। लॉट ऑफ पीपल हु आर very fond of non-vegetarian diet. So eating lot of red meat, not really taking care of, you know, even the timing of the meal is also very important. अगर आप सुबह के वक्त खाते हैं, you have the whole day to digest. Yeah. But if you are eating in the night, it's a hard task for the body Yeah. to take care of these, to take care of digesting these sorts of foodstuffs. Yeah. तो excessive non-vegetarian diet is also not good. मैं पहले अपने मरीजों को बोलती थी high proteinaceous diet, very good, and take animal fat, animal food stuff.
But then over a period of time, I think my outlook on this has also changed. क्योंकि मुझे लगता है कि कैंसर जैसी बीमारी है, उसको लड़ने में आपका मन का जो रोल है बहुत है, और मन का जो फंक्शन है वो आपके डाइट से बहुत कुछ आ रहा है। Absolutely. अगर हम इस तरह के डाइट को एडवोकेट करते हैं जहाँ पे आपको किसी को मार के खाना है, नॉन वेजिटेरियन डाइट वुड मीन समथिंग लाइक मर्डरिंग समबडी एंड सेटिस्फाइंग योर बॉडी। प्रॉब्ली आज अब इस प्लेटफॉर्म से भी मैं कहना चाहूँगी, आई डू नॉट एडवोकेट। मुझे पेशेंट्स पूछते हैं क्या हम खा सकते हैं, क्या हम ये कर सकते हैं, क्योंकि आप बोलते हैं इनमें प्रोटीन बहुत है। आई अंडरस्टैंड साइंटिफिकली सब कहते हैं कि एनिमल प्रोटीन्स आर बेटर इन क्वालिटी इन कंपैरिजन टू वेजिटेरियन प्रोटीन्स, बट आई फील कि there are people who are purely vegetarian. Yeah. Are they not healthy? Yeah, absolutely. Yes. Absolutely. So it's all the game of mind. तो डाइट को हम सिंपल बट न्यूट्रिशियस, वेल रेगुलेटेड, वेल टाइम्ड ये करेंगे तो ज़रूर स्वस्थ रहेंगे। एंड वन थिंग विच आई ऑलवेज टेल पीपल इज eat the rainbow concept. Absolutely. Yes, we've heard that. And this a is lot. very important. Yeah, all different colors in your Yes, plate. is- all different yeah. colors Balanced have a diet. meaning. Meaning, It yes. has a scientific basis. Absolutely. तो जो एक में कमी है वो दूसरा पूरी पूरा करता करता है. है. Correct. And these colors are actually phytochemicals. I agree. And these are rich antioxidants. Yeah. And they wash away all the toxic radicals which are formed during the process of metabolism. और आपके सिस्टम को क्लिनस कर देता है. जी. मैम, डू यू ऑल्सो एग्री, जैसे मैंने कहीं सुना है कि अगर आप फास्टिंग करते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, तो सेल्स परफॉर्म बेटर करते हैं बिकॉज देयर इज अ गैप इन योर फूड, यू बेसिकली रीजनरेटिंग लॉट ऑफ थिंग्स इंटरनली। तो क्या वो मैटर करता है कि अगर आप ऐसे 8 घंटे 16 घंटे का अगर आप गैप दो तो उससे बॉडी थोड़ा सा डिटॉक्सिफाई करता है, यूनिट अच्छी होती है, वो अच्छा होता है, क्या वो मैटर करता है? आई हर्ड, सो नॉट लाइक See, matter करता है, everything is boiling down as to how healthy you can keep your system. सबकी रिक्वायरमेंट अलग है. If I'm an athlete, my requirement is different. अगर मेरा प्रोफेशन सिडेंट्री है तो मेरी रिक्वायरमेंट अलग है. या कोई ऐसा प्रोफेशनल है जिसको डे नाइट काम करना पड़ रहा है तो उसकी रिक्वायरमेंट बदल जाती है. जहाँ तक ह्यूमन बॉडी का सिस्टम है, इट इज़ अ ब्यूटिफुली बायो इंजीनियर्ड सिस्टम. तो जैसे हम हर एक मशीन को आराम देते हैं, सर्विसिंग कराते हैं, वैसे वैसे अपना body. ह्यूमन सिस्टम भी है. आराम देने का किस तरह से, आपको आराम जो है हेड टू टो का आराम है. आराम आपको मन को देना है. सो ये जो फास्टिंग भी जो आप बात कर रही हैं, वो एक्चुअली इट इज़ बेसिकली वर्किंग ऑन योर माइंड. सिस्टम को तो रिलैक्स कर ही रहा है. द गैस्ट्रो सिस्टम, द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम इज गेटिंग अ डे ऑफ रेक्यूपरेशन. बट वेयर इज दिस थिंग हैपनिंग is basically it is working at the level of your mind. अगर आप फास्ट में बिल्कुल शांत हैं, संतुष्ट हैं, तो वो आपके मन को पूरा संभाल के रखता है. और सारी जो लाइफ की जो स्टेट हम बोलते हैं ना, द स्टेट ऑफ वेल बीइंग इज एक्चुअली द स्टेट ऑफ योर माइंड. सो इवन दिस इंटरमिटेंट कॉन्सेप्ट ऑफ फास्टिंग came to basically regulate your mind. वो अगर स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, कहते हैं ना, माइंड कैन क्योर अ डिजीज, माइंड कैन कॉज अ डिजीज. Absolutely. जिस भी रूप से आप अपने मन को शांत रखेंगे, वो आपकी बॉडी को पूरा अच्छे से कंट्रोल करके रखेगा. जी. आप इंटरमिटेंट फास्टिंग से करिए, फिजिकल एक्टिविटी से करिए, किसी भी तरह से आप करें, मन शांत होना चाहिए. जी मैम, उसी जैसे आपने पॉइंट एक किया, मैं उसी डायरेक्शन में जाऊंगी. पॉजिटिविटी
कैसे मेंटेन करते हैं मैम जिस फील्ड में आप हैं? एंड बिफोर आई जंप इनटू दिस क्वेश्चन, आप बहुत इम्पोर्टेंस प्ले करते हैं हमारी लाइफ में, बिकॉज यू डिड माई डैड सर्जरी एंड यू वर लाइक अ shining light in our life, because going to different people, different doctors, taking different advices from different people, and when we came to you, and especially when my father came to you, the way you handled us like as a family, and him, the one who was going through, and आपने जैसे कितना confidence दिया, इतना positivity दिया, I mean it's amazing. I don't know आप कैसे करते हो सबके साथ. I mean हम तो एक एग्जाम्पल हैं, आपको तो रोज़ इतने लोगों से डील करना पड़ता है मैम. एंड आई हैव टू से, मैंने इंटरव्यू में भी बोला था कि भगवान के बाद डॉक्टर्स की किसी रीज़न से पद्धति वहाँ दी गई है, क्योंकि आपने रियली हमें बहुत चीज़ों से निकाला. आपने इतनी सीरियस सर्जरी है, नेक डैड के जो सर्जरी था उसमें आपने पूरा इतना कॉन्फिडेंस दिया था. तो मैं तो आपकी बहुत मतलब बहुत मानती हूँ आपको दिल से, एंड आई रियली थैंक यू. बट बिफोर माई कमिंग बैक टू माई क्वेश्चन, कैसे मेंटेन करते हैं आप ये पॉजिटिविटी? कैसे आप खुद अपने लिए कैसे रखते हैं, मीटिंग सो मेनी पीपल एंड इवन इम्पार्टिंग द सेम पॉजिटिविटी इनटू देम? बिकॉज जिस तरह आपने हमें किया था, मैं तो नहीं भूल सकती अपनी लाइफ में कभी भी. वो So कहते हैं ना, when you have a glass which is half filled with water, how do you interpret that situation? So somebody will say it is glass which is half full, and the other person may say it's glass which is half empty. तो यही चीज़ देखिए, सिचुएशन तो आपके लिए भी वही है, बट मैंने उसको इंटरप्रेट किया कि ये ग्लास इज हाफ फुल, द अदर पर्सन सेड ग्लास इज हाफ एम्प्टी. टू डिफरेंट साइड्स गोइंग ऑन हियर, जी, राइट? जी. तो पॉजिटिविटी का मतलब ये है कि लाइफ इज नेवर अ सिंपल जर्नी. It'll always have it's a roller coaster ride. बट कौन जीतता है? तो ये जो पॉजिटिविटी बात कर रहे हैं ना, इट्स बेसिकली एक्सेप्टिंग दी सफरिंग्स. जब आपको ऊपर वाला खुशी के पल देता है तब तो आप बहुत खुश रहते हैं, पर जब आपको कुछ ऐसे दुख वाले पल आते हैं, क्या आप उसको भी स्वीकार करके आगे चलने को तैयार हैं? आई थिंक दैट इज़ द मेन लर्निंग ऑफ दिस जर्नी. तो पॉजिटिव होना कैसे, ये कह देने से नहीं होता है. उसके लिए आपके मन को ट्रेन करना पड़ता है. यू डू इट ओवर द ईयर्स. बच्चा पैदा होते ही एकदम से इस चीज़ पे नहीं आता है. सो द ट्रेनिंग कम्स थ्रू व्हाट सॉर्ट ऑफ अ ट्रेनिंग यू हैव. Either it may be social values that you have inculcated, or your family upbringing, and of course lot of environmental influences which happen. कहते हैं ना, a person who is positive, he or she can cure and kill any disease. but अगर आप negative mind हैं, कोई भी बीमारी अगर आप उसको negative approach से लेते हैं, कोई भी medicine काम नहीं करती. So a positive mind आपको लाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी जो आपको बहुत मदद करेगा. हर सिचुएशन को, नेगेटिव भी सिचुएशन को, अगर उसको पॉजिटिव अंदाज में देखें. सो देर आर डिफरेंट वेज हाउ यू डू इट. व्हेन यू डू मेडिटेशन, सो मेडिटेशन में लोग कहते हैं ना, यू गेट योर थॉट्स टू जीरो. नो, इट इज़ नॉट दैट. It's not possible. Yes, you cannot. But you can align your thoughts in such a way that it is only thinking positive. Correct. So thinking positive may have various negative situations in your life also. But if you can make that negative into positive, suppose, let's take a day-to-day example. मैं जाती हूँ वर्क प्लेस में, बहुत ही chaotic environment है, and I have a boss who's, I don't want to see his face, right? But then, if I take this situation in a positive way, the person who's criticizing, who thinks that I'm not of that caliber, I would send him a positive blessing and think all these actions are probably trying to strengthen my soul to figure out what I should do to get me to that level that I can outwit him. It's not a competition.
इट्स नॉट अ रेस, बट इसी नेगेटिव सिचुएशन को मैं उसको पॉजिटिव बना सकती हूँ. But the negative person would think, may sink into depression, or may get, different sorts of negatives and get stressed out. But instead of that, if I take this situation in a positive direction and streamline my thoughts and efforts, maybe the person who becomes who's criticizing me, who's a critic of me, I would probably bless that individual more than a person who's all the time praising, because that takes you up in life. These are the people who will take you up. तो जब आप meditate करते हैं या prayers करते हैं, so you can do prayers with mantra chanting, or you can do silent prayers. All these things take you very close to divinity, spirituality. और जब आप इसका essence समझते हैं, तब आप कभी भी लाइफ में हार आपकी हो ही नहीं सकती. सो कैंसर जैसी परिस्थिति में जहाँ पेशेंट्स, एज यू सेड, इट एक्चुअली साउंड्स एज इफ इट्स अ डेथ सेंटेंस, बट जो पेशेंट्स, ये मैंने अपनी ही एक्सपीरियंस और जर्नी से देखा है, जो पेशेंट्स पॉजिटिव रहे हैं, in spite of the fact that they have advanced disease, they have all done very well. Absolutely. Absolutely. तो उनका जो सिस्टम है इतना सुंदर गियर्ड अप हो जाता है कि नथिंग फॉर देम इज इम्पॉसिबल. तो ये भी बीमारी उनके लिए एक छोटा सा पड़ाव की तरह होता है, जो कि वो गिरते हैं और उससे उभर भी जाते हैं और उड़ने भी लगते हैं. दैट इज़ वाई यू हैव पीपल हु आर मोटिवेटर्स. उन्हीं सर्वाइवर्स में आप देखेंगे इतने मोटिवेटर्स निकल जाते हैं, बिकॉज वो जीत उनको इतना अंदर से प्रोत्साहित करता है कि वो अपनी स्टोरी शेयर करने इजीली बताना चाहते हैं. कभी नहीं, बट कैसे हुआ ये सब चीज़ें. ये सारे उनके पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव अप्रोच टू लाइफ, पॉजिटिव बिहेवियर, जी, ये सब चीज़ें उनको ऊपर ले आती हैं. जी, क्योंकि मैम हमारा भी एक स्टेज आया था जब पापा का डायग्नोज हुआ. Obviously it played a lot on our minds, and as family members, I know wo to he was going through, but as family members we all were also going through the same thing, that I don't know what's going to happen, this has never happened in our family, we don't know how do we cure this, is it even curable. So all of this had led us to a lot of I'll not say negativity, but a lot of anxiety. Correct. In terms of how do we deal with, what is the solution. I hope it's not like a life-death situation. So kahin na kahin, I think I'll give a lot of credit to my father, where he stood his ground very strong. And kabhi kabhi ho jate the, we used to have our own weak moments, but he stood his grounds and he said, let's fight it. So उनको जब वैसा देखा कि यार वो लड़ने के लिए तैयार है, तो हम सबको भी लड़ने के लिए एज एन आर्मी खड़ा होना ज़रूरी है. सो आपने बिल्कुल सही कहा कि कहीं ना कहीं वो हमें ही अपने आप को समझाना पड़ता है, हमें ही अपने आप को बताना पड़ता है कि सिचुएशन है, इसको डील करते हैं. एंड लकीली वो अभी ही इज़ गोइंग थ्रू हिज रेडियोथेरेपी एंड थिंग्स आर गेटिंग बेटर एंड ही इज़ गेटिंग इनटू अ राइट फ्रेम ऑफ माइंड. सो कहीं ना कहीं इट इज़ डेफिनेटली हेल्प्ड अस. एंड स्पिरिचुअलिटी ने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है. एंड जब मैं आपसे सुनती हूँ, स्पेशली डॉक्टर्स, लाइक लॉट ऑफ डॉक्टर्स, आई डोंट बिलीव, लाइक बिकॉज इट्स मोर साइंस एंड दे आर द मैन वुमेन ऑफ साइंस, एंड समवेयर स्पिरिचुअलिटी थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट रखती है. आपने कैसे इसको अपनी लाइफ में इम्बाइब किया, एंड हाउ डिड, बिकॉज आप खुद एक बहुत काम पर्सन है, मतलब आपसे बात करके आपका वाइब इतना काम एंड कंपोज्ड है. सो आई एम श्योर आप प्रैक्टिस करते हैं, एंड ओवर द इयर्स इट मस्ट हैव पुट यू इन अ पोजीशन लाइक दिस. सो हाउ डज दैट कम इन साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी? आई थिंक इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन. व्हाई? बिकॉज लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट स्पिरिचुअल होना एक साइन ऑफ वीकनेस है. पर अगर आप बहुत बड़े बड़े लोगों को देखेंगे जो अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं, दे हैव बीन मोस्टली स्पिरिचुअल. कहने का मायने क्या है कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी गो हैंड इन हैंड. दे आर लाइक द विंग्स ऑफ अ बर्ड. तो साइंस जो है वो हमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में समझाता है. Why does this happen? ये ऐसा होता तो ऐसा क्यों होता? You know, all these questions जो बाहरी दुनिया की है,
वो साइंस जवाब देता है। बट जो हमारे अंदर जो दुनिया है, the thoughts which keep troubling us, the mind which is working day in day out, वो अंदर की जो दुनिया है वो कौन समझाता है? And that is with spirituality, which is very important in times of now. If you can't understand your mind, if you can't understand your own self, I think you are lost. तो इस जैसी बीमारी को लड़ने के लिए, that is why I always counsel my patients to become bit more spiritual in their approach to life. अब स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करने के लिए लोग सोचते हैं मुझे कुछ मंदिर जाना पड़ेगा या गिरजाघर जाना पड़ेगा। नहीं, क्योंकि उसका मायने मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। सो इट कम्स फ्रॉम द वर्ड स्पिरिट विच इज़ एक्चुअली रेफरिंग टू योर सोल, जो आत्मा जो हम बात करते हैं। तो ओरिजिनली जो हमारी सोल है वो बहुत प्योर है, बहुत प्योर है, बहुत पावरफुल है, एंड इट्स वेरी पीसफुल, हैप्पी, जॉयस। बट प्योरिटी इतनी है, बट ये सब समय के साथ वी हैव लॉस्ट ऑल दीज क्वालिटीज़। तो ये जो बीमारी है ये हमको एक रीडू करने को कहती है। That is why I always tell my patient, it actually is telling you to re-look into your life. क्या चीज़ हमने ऐसा किया जो कि आज हम इस पड़ाव पे आए? तो ये हमें revisit कराता है। And spirituality also tells you what is your purpose in this life. It also helps you to recognize who you are. अंदर अपने आप को जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो यू कैन प्रैक्टिस इन डिफरेंट वेज। थोड़ा समय अपने आप को दो, अपने आप को समझो। अगर मुझे स्ट्रेस में मुझे स्मोक करना है, क्यों, ये अर्ज क्यों है? वाई कांट आई रिलीव दिस स्ट्रेस विद सम अदर एक्टिविटी विच इज़ प्लेजरेबल, विच इज़ जॉयस, विच विल कीप मी हेल्दी। तो मैं फ़िज़िकल एक्टिविटी कर सकती हूँ, मैं म्यूज़िक कर सकती हूँ, मैं डांस कर सकती हूँ, बहुत और चैनल्स हैं। तो आई हैव टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ। मुझे कोई एक्सटर्नल या XYZ नहीं समझाएगा, तो वो शरीर को समझना मुझे अपने आप पड़ेगा। एंड द अदर इज़ व्हेन यू मेडिटेट, यू बिकम क्लोज टू दैट, you come to that level where you start to understand what is happening in you, within you, and also around you, and you start making peace with yourself. उसमें तो आधी से ज़्यादा बीमारी आप अपने आप ही कर लेते हैं। Then prayers, जब आप प्रे करते हैं आप किस से कनेक्ट कर रहे हैं? सुप्रीम पावर से। एंड दिस इज़ द पावर विच इज़ रूलिंग ऑल ऑफ अस। ये हमें दिखती नहीं है, पर आप बहुत बारी अपने लाइफ में इसको फील करेंगे, दैट डिवाइन पावर इज़ एवरीवेयर अराउंड अस। कैसे हम किस दौर से गुज़रते हैं और वो हमें कैसे निकाल देता है, क्राइसिस से हम कैसे बाहर आते हैं, और उस क्राइसिस से बाहर निकालने के लिए हम तरह तरह की चीज़ें करते हैं। सो प्रेयर्स एक्चुअली हेल्प यू टू कनेक्ट to the divine, and that blessing has to come onto you, which helps you to fight with this disease. जो मंत्रा भी चैंट करते हैं, मंत्रा which actually means freeing the mind, मन को फ्री करिए, मन को जो है उसको पॉजिटिव रखिए, और ये सारी बीमारी दूर दूर तक आपके पास नहीं आएगी। आएगी भी, आप उसको बहुत आसानी से पार कर सकते हैं। ट्रू ट्रू। सो स्पिरिचुअलिटी इज़ द एसेंस ऑफ आवर लाइफ। ये बात अलग है कि हम इसको अब तोल नहीं देते हैं। हम सोचते हैं हम बहुत साइंटिफिक हैं, इतनी एडवांसमेंट्स हमारे हो गई है, कमर्शलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एवरीथिंग हैज़ एडेड टू आवर कंफर्ट। बट हम क्या भूल गए? जिसने हमें ये सब को, ये सारी चीज़ें दी, हम उसी को ही भूल गए। सो दैट्स द ग्राउंड रियलिटी। एंड द मोर स्पिरिचुअल यू आर, it will not weaken you, it will make you stronger. Absolutely. And probably you'll become the strongest. I know. And I'm sure you have seen cases जो more spiritually inclined है, like patients,
they recover faster. Have you seen that kind of a pattern? Yes, yes. Yeah. And that's what is called healing. So जब कैंसर की बात आती है, मैं पेशेंट्स को बताती हूँ, we can't cure everyone. ये तो आप अपनी किस्मत लेके खुद आए हैं. Destiny will take a call, but we can heal everyone. Healing is divine. Right. And healing the body, healing the mind. आपने देखा होगा ना, you may go to the best of the doctors, best of the medical institution, best of the practitioners, take best of the medicines, फिर भी आपका healing नहीं हो रहा होता है. पर जैसे ही पेशेंट अपने आप समझना शुरू करता है, अपने आप को बदलना शुरू करता है, अपने मन को एकदम शांत कर देता है, आप देखेंगे healing done. So, and it's a very true statement. Healing is divine. But we went to a lot of doctors during our cases. Most of the doctors, ना जो surgeons हैं, basically they'll tell you कि this is what we'll do, this is how it'll be get done. But I think you're the only person who used to tell us that कि मतलब थोड़ा positivity vibes भी दिए आपने, right? And I think that's what helped my father-in-law also, that you were the only doctor who used to counsel. It was not just like ये आपकी medical disease है, ये आपकी treatment and this is what I will do and this is how you will recover. There is where I thought the difference between a doctor now has to be a counselor also, I feel. So this is what we call as holistic approach to cancer care. तो holistic medicine जो है ना, ये हमारा अपना Indian concept है. अच्छा. और आप देखेंगे चरक, such an old story of our Ayurvedic physician. What did he say? He said when the body, soul, mind and the sense organs are at ease with each other, तब आप बिल्कुल healthy हैं. जब इनमें से कोई एक हिल जाता है, कोई एक हिलता है, it's called disease. Yeah. Dis-ease. So when you work on a cancer patient, आप X को नहीं ट्रीट कर रहे हैं, X की बॉडी को भी देख रहे हैं, X के इमोशंस को भी फील कर रहे हैं. So it is physical, emotional, spiritual well-being of the individual and the mental well-being. तो इन सब चीज़ों पे काम करना पड़ता है. Right. तो कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो पेशेंट को हेड टू टो हिला देता है. So you have to work on all these aspects. तो खाली बीमारी को ट्रीट कर देने से नहीं होगा. आपको उसके साथ साथ, बीमारी के साथ साथ पेशेंट और भी क्या जर्नी में ट्रैवल कर रहा है वो भी देखना होता है. That's the reason why you should take lot of time to understand the patient. So that's when you start counseling. जब तक आपको वो मरीज़ ही नहीं समझ में आएगा, उसकी आदतें नहीं समझ में आएंगी, उसकी थॉट्स नहीं समझ में आएंगी, जब तक आप उसके थॉट्स के साथ अलाइन नहीं कर पाएंगे तो आप इसका इलाज कैसे करेंगे. तो जब आप एक हॉलिस्टिक अप्रोच लेते हैं पेशेंट के ऊपर, पेशेंट भी आपके ऊपर फेथ रखना शुरू करता है, वो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और फिर ये जो तालमेल चलती है, दैट हेल्प्स हिम टू टाइड ओवर, दैट हेल्प्स हिम टू सेल ओवर दिस जर्नी ब्यूटीफुली. Right. So let's try and understand cancer a little more technically. We have heard there are stages. I understand there are stages of 1 to 4. आप थोड़ा ब्रीफ कर पाएंगे क्या exactly what is the difference between 1 to 4? 4 है 0 to 4 कहते हैं. 1 to 4. 1 to 4. Yeah. See, staging is different for all cancers. Okay. Depend करता है कौन सी anatomical site से ये origin कर रहा है. Head and neck cancers में भी इतने सब sites हैं, oral cancer की अपनी staging है, nose, paranasal अलग staging है. तो ये जो है एक internationally followed guideline है. Okay. कि अगर कैंसर A से B जाता है या A से C जाता है या ऐसा स्ट्रक्चर आसपास को इन्वॉल्व करेगा तो ये स्टेज पेशेंट की मानी जाएगी. Right. तो स्टेजिंग से हम क्या अचीव करते हैं? 1, we are able to tell the patient whether you are in an early stage or you are in advanced stage. अर्ली एडवांस करने का हमें भी एक विजुअल आपको भी मिलता है और एक इम्पैक्ट आता है कि पेशेंट का प्रोग्नोसिस कैसा रहेगा. अर्ली वाले डिजीज़ेस जनरली डू वेल, जो लेट होते हैं, एडवांस्ड होते हैं, दे जनरली फेयर वर्स. और उन पेशेंट्स को
स्ट्रिक्ट सर्विलेंस पे रखना बहुत ज़रूरी होता है. Nevertheless, these stagings have importance for every subsite, and that helps us to connect in our profession. अगर X patient is going to a Y doctor, and if I write stage 1, so that doctor will also understand कि stage 1 disease है, which means ये structures उसके involved हैं, इसीलिए ये stage है. तो ये बीमारी का जो staging है technical भी है, diagnostic point of view से भी है, prognostic point of view से है, and also for surveillance of the patient. Alright. But in terms of like stages 1, 2, 3, 4, stage 1 में can you safely say कि हाँ भाई definitely it's curable, और या stage 2 तक curable है, ऐसा कुछ science में? Curable जो words होते हैं वो हम बहुत कम cancers के लिए use करते हैं. We say they are treatable. Treatable. क्योंकि कुछ percentage of patients would be unfortunate even in the early disease. Okay. कैंसर अगर 100% क्योरेबल होता तो आज कोई भी ना डरता इस बीमारी से. तो कौन किस ब्रैकेट में आएगा वो समय ही बताता है. दैट इज़ वाई यू से एवरी पेशेंट हैज़ हिज ओन डेस्टिनी. सब अपने अपने भाग्य लिख के लाते हैं. तो हमारा क्या रोल है? हमारा यही रोल है कि हम अपना कर्तव्य करते हैं. वी गाइड आवर पेशेंट्स, वी काउंसल आवर पेशेंट्स, वी ट्रीट आवर पेशेंट्स, and then we become part of their journey and pray for his good and bless him, and also try to keep him connected with the divine so that direct blessings from God will help him. But during earlier like days, I remember if somebody used to say कि मुझे cancer है, तो मतलब certain death वाला केस लगता था. But now I've seen a lot of people coming out of cancer. Yeah, so what has changed? मतलब साइंस ने इतना इवॉल्व हुआ है या मतलब टेक्नोलॉजी इतनी इवॉल्व हो गई है, आपको क्या लगता है? सभी चीज़ें. कैंसर जैसे पहले हम सोचते थे ना ये एक डेथ सेंटेंस की तरह है, तो अब तो मैं कहूँगी इस सेंचुरी में, युग में बहुत कुछ बदल चुका है. बदलाव कई तरह से आया है. एक तो द रिसर्च हैज़ गॉन डाउन टू अ ग्रेट डेप्थ. तो हम इस बीमारी को अच्छे से और अच्छी तरीके से समझने लगे हैं, मॉलिक्यूलर लेवल पे, जेनेटिक लेवल पे, एंड इसको और गहराई में समझने के कारण बहुत से नई दवाइयाँ भी आ चुकी हैं, नए ट्रीटमेंट के पद्धति भी आ चुके हैं, जिसके कारण जो बीमारी पहले इनक्योरेबल कहते थे, अब आप उसको ट्रीट भी कर पा रहे हैं और पेशेंट्स को लंबा सर्वाइवल भी दे पा रहे हैं. दूसरा है सर्जिकल टेक्निक्स. सर्जिकल टेक्निक्स में हमारे टेक्नोलॉजी ने बहुत ऐड किया है. इम्प्रूवमेंट्स आए हैं टू एरियाज़ वेयर यू कैन डू अ लो मॉर्बिड सर्जरी. पहले जैसे सब कुछ काट के खोल के करना पड़ता था, अब आप स्मॉल होल्स के थ्रू मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर्स जो हम कहते हैं, या तो आप लैप्रोस्कोप डाल सकते हैं, एंडोस्कोप डाल सकते हैं, रोबोस डाल सकते हैं. टेक्नोलॉजी ऑल्सो हैज़ एडेड टू आवर आर्मामेंटेरियम. तो जिसके कारण हमारी सर्जिकल मॉर्बिडिटी जो होती है, यानी कि जो प्रॉब्लम्स एंड कॉम्प्लिकेशंस जो हो सकते हैं, जिसके कारण पेशेंट्स की डेथ भी हो जाती थी ड्यूरिंग ट्रीटमेंट और आफ्टर ट्रीटमेंट, वो भी काफ़ी हद तक मिनिमाइज हो गया है, कंट्रोल हो गया है. एंड द थर्ड थिंग इज़ रेडिएशन डिलीवरी. जो रेडियोथेरेपी पेशेंट्स को मिलता था इनिशियल डेज में, आप देखेंगे बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स छोड़ता था. तो ऐसा भी होता था कि पेशेंट्स पूरा नहीं कर पाते थे ट्रीटमेंट, कॉम्प्लिकेशंस बहुत होती थी, साइड इफ़ेक्ट्स इतने लंबे समय तक चलते थे कि पेशेंट्स का न्यूट्रिशन लेवल वो सब गिर जाता था और पेशेंट्स सकम कर जाते थे. बट अब ये भी टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो गया है. सो यू हैव हाई एंड रेडिएशन डिलीवरी टेक्निक्स, जिससे आपने कॉम्प्लिकेशंस कम कर दिए, टारगेटेड फोकस्ड रेडिएशन हो गया, एंड दैट ऑल्सो हैज़ मिनिमाइज्ड द कॉम्प्लिकेशंस. या अगर बीमारी बार बार हो रही है, आपको रेडिएशन उसी एरिया को डिलीवर करना है, तो उसमें भी लिमिटेशंस होती हैं, बट टेक्नोलॉजी अगेन हैज़ एडेड हियर. तो ये सारी हमारी रेडिएशन डिलीवरी टेक्निक्स में इतना सुधार आ चुका है कि दिस becomes part of the journey in the treatment of cancer patients.
एंड लास्ट मेडिकल ऑन्कोलॉजी, कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स, तरह तरह के नए किस्म के ड्रग्स आ गए हैं। और वो ड्रग्स इसलिए भी आए हैं क्योंकि आप उसकी गहराई में जा चुके हैं कि ये कैंसर को आउटविट करने के लिए कौन कौन से ड्रग्स ऐसे बन सकते हैं जो कि रिसेप्टर लेवल पे करते हैं, सेलुलर लेवल पे करते हैं, कैंसर के पाथवेज पे जाके ब्लॉक करते हैं। तो इन सब के समझ के दौरान आपके बहुत सारे ड्रग्स भी नए नए आ चुके हैं। एंड इम्यूनोथेरेपी which is greatly talked about, that has also made a huge difference. तो आप देखेंगे पेशेंट्स की सर्वाइवल जो है बढ़ती जा रही है। बट आई सीन कि मतलब हम जब बात करते हैं कि लोग डीएनए तक पहुंच चुके हैं, तो मतलब मैं somehow फील कि इतना एडवांस क्यों नहीं हुआ कि हम कैंसर चीज जैसे डिजीज को रिवर्स कर सकें। ऐसा कुछ भी नहीं है। आई हैव हर्ड समवेयर कि ऐसा कुछ होने भी हो भी, मतलब इन सम few years we can see something like that. Is that possible? So we have prevention. Yeah. अब आप ये मत कहें कि रिवर्सल के लिए, Right. ट्रीटमेंट में रिवर्सल के लिए तो वो नहीं अभी कुछ इस तरह अभी से नहीं हो है। रहा है। Right. बट इट्स एन एनिग्मा। कैंसर इज अ मिस्टीरियस डिजीज। इसको भी समझने में बहुत समय और लगेगा। इसको हम कम्प्लीटली वाइप आउट कर देंगे ये संभव तो नहीं है, और ये कि हम इसको पूरा रिवर्स कर लेंगे वो संभव नहीं है। कुछ वैक्सीन्स आ रही हैं बट दीज आर ऑल प्रिवेंशन, और कुछ वैक्सीन्स होते हैं वो ट्रीटमेंट के तौर पे भी यूज़ किए जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग। मैम जस्ट लास्ट 2 क्वेश्चंस क्विकली, क्या आयुर्वेदा और होम्योपैथी कहीं हेल्प करता है इसमें, और यू थिंक दैट द राइट अप्रोच इज फिगरिंग आउट व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर एन इंडिविजुअल? कैंसर एक ऐसी डिज़ीज़ है जिसके लिए बहुत सारे दुनिया भर में इंटरनेशनल ट्रायल्स होते हैं, और इन्हीं ट्रायल्स जो लाखों के ऊपर रिसर्च होने के बाद फिर एविडेंस बेस्ड मेडिसिन जिसको हम कहते हैं, उस तरह के डॉक्यूमेंटेशन पे हम लोगों का ट्रीटमेंट प्रोफाइल जो है पेशेंट्स के लिए बनाया जाता है। तो दिस इज़ व्हाट वी डू इन आवर प्रैक्टिस। सो दैट्स द एलोपैथिक वे ऑफ ट्रीटिंग, which is after years and years of research and trials on patients. Unfortunately, मैं किसी भी पद्धति को नेगेटिव रूप से नहीं देखना चाहती हूँ, बट वी शुड से दैट जो कैंसर जिस तरह से ट्रीट होना चाहिए वो हमारे पेशेंट्स को क्लियर और क्लैरिटी के साथ पता होना चाहिए। आयुर्वेदा can help in some way, but it is not the mainstream of treatment. इनके आयुर्वेदा में कुछ जो उनका learning है of the human body और understanding of the human body is based on a different type of a science. इनके जो हम sides use करते हैं वो है योगा, relaxation techniques, massage therapy. That is something which we will advise, we can give it to our and offer our patients. But never is it recommended or never is it advisable कि आप इन 2 therapies को intermingle करें, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि ये drugs जो हैं, after all whatever be their medication, herbal medication हो, after all they are chemicals. So when one chemical reacts with the other, you just wouldn't know what sort of a reaction would that turn out to be. तो जो हम अच्छा काम अपने ड्रग्स के साथ, कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स से करना चाह रहे हैं, वो शायद निगेट हो जाएगा with another therapy. Plus they use some heavy metals, you know, mercury, there are arsenic, ये सब metals जो use करते हैं, they may become very toxic when the patient is on a chemotherapeutic protocol. तो इसलिए इन दोनों पद्धतियों को ना ही जोड़ा जाए, अलग ही रखें। हम एज अ प्रैक्टिशनर व्हेन डू वी एडवाइज इज़ प्राइमरीली जब कन्वेंशनल स्टैंडर्ड थेरेपी करने के बावजूद भी जब फेलियर होता है, दैट इज़ द टाइम व्हेन वी आस्क आवर पेशेंट्स टू रिजॉर्ट टू दीज सॉर्ट्स ऑफ ट्रीटमेंट। एंड ऑल्सो ये भी कहें कि they are not very much based on a very strong scientific evidence, and we as scientific person cannot recommend it. अगर हमारी तरह वो भी randomized control trials के साथ level 1 evidence के साथ आए तो शायद हम लोगों का में भी acceptance आएगा,
बट जब उनकी तरफ से ये नहीं आता है, सो वी वुड ओनली कीप देयर सॉफ्टर एस्पेक्ट फॉर आवर पेशेंट्स. जैसे मैंने एज आई टोल्ड यू, योगा, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस, मसाज, all this thing we would love our patient should practice. मैम लास्ट क्वेश्चन है, क्या मिथ्स हैं हमारे कैंसर को लेके? Yeah, there are many myths, I should say. एक तो जो कि बहुत ही prevalent है पेशेंट्स के मन में, खाली पेशेंट्स के मन में नहीं, आम जनता में, और वो है बायोप्सी. बायोप्सी करते ही बीमारी बढ़ जाती है. Right, yeah, we heard that. तो ये Yeah. चीज़ जो है बहुत गलत है, जिसके कारण पेशेंट्स छोटे से प्रोसीजर के लिए भी ना करते हैं, और अपने को इलाज जो अच्छे से भी इलाज हो सकता है वो लाइलाज हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज दे डोंट वांट अ बायोप्सी. बट बायोप्सी से बीमारी बढ़ती नहीं है. बायोप्सी करना ज़रूरी है क्योंकि ये एक डॉक्यूमेंट है जिससे प्रूव होता है कि ये कैंसर है कि नहीं. जब तक ये प्रूव नहीं होगा तब तक आप कोई भी ट्रीटमेंट शुरू नहीं कर सकते हैं. इसके बाद फैलाव क्यों मरीज़ को महसूस होता है? बेसिकली कोई भी छोटा प्रोसीजर भी करें, कुछ भी करें, बॉडी में कहीं पे भी चोट लगती है, सूजन आता है, करेक्ट, राइट, तो लगता है कि जैसे वो बढ़ गई है. सिमिलरली व्हेन यू डू अ बायोप्सी, स्मॉल अमाउंट ऑफ इन्फ्लेमेशन हैपेंस इन दैट एरिया, थोड़ी सूजन आती है, लालपन आता है, पर ये सेटल हो जाता है. इस चीज़ के लिए कि हम बायोप्सी नहीं करें और बायोप्सी ना करके हम इलाज नहीं शुरू करें, इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी और क्या हो सकता है. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेल पीपल कि बायोप्सी से कैंसर नहीं फैलता है. सेकंड मिथ जो है, जो हमें अक्सर पेशेंट पूछते हैं कि किसी को अगर कैंसर है, मैं उसके साथ खा सकता हूँ, पी सकता हूँ, आपस में हम लोग रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं कि नहीं. ये कहना बहुत ज़रूरी है कि ये कोई कम्युनिकेबल डिज़ीज़ नहीं है, ये कोई कंटेजियस डिज़ीज़ नहीं है कि आप सोचें कि ये इधर से उधर फैल जाएगी, नहीं. तीसरी बात, बहुत लोग सोचते हैं ये तो जेनेटिकली होता है, ट्रांसमिट होता है. सारे कैंसर्स जेनेटिकली नहीं फैलते हैं. चौथी बात, लोग सोचते हैं इसका कोई इलाज ही नहीं है, इसीलिए लोग इलाज भी नहीं कराना चाहते हैं. पर सच ये है कि हमारी साइंस जो है बहुत एडवांस हो चुकी है, और जिसके कारण आज आपको बहुत एग्जाम्पल्स मिलेंगे कि कैंसर के इलाज के बाद सर्वाइवल रेट भी बढ़ गया है, और बहुत से पेशेंट जो है अपनी निजी ज़िंदगी में भी वापस आके बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. थैंक यू मैम, बहुत ही इंसाइटफुल था. एंड जैसे मैंने पहले भी बोला, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन शायद मानती थी, अब फ़ैन भी हो गई हूँ. इतना कामली चीज़ों को समझाना, हैंडल करना, और जैसे आप प्रोफेशन में हैं, it's a very difficult profession and every day you have to deal with different situations, different people, so it's commendable. And thank you ही बोल सकते हैं हम. Thank you so much. Least we can Thank you so say. much. But thank you so much for joining us, and thank you for coming all the way for this session. Thank you so so much. thanks a lot. आज के सेशन में हमने ये सीखा कि कैंसर डेफिनेटली एक डिज़ीज़ है जिसमें हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, और प्रिकॉशंस लें और टेस्ट कराएं, और चीज़ों को अगर हम पहले ही समझ लें, आप काफ़ी हद तक इसको क्योर कर सकते हैं. एंड वो डेफिनेटली ट्रीटेबल है. डरे ना. अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस, फूड हैबिट्स, जैसे डॉक्टर ने बताया, आप उन पे थोड़ा ध्यान दें तो चीज़ें काफ़ी इम्प्रूव हो सकती हैं. आई थिंक हमारे लिए ये कैंसर 101 सेशन था, जिसमें हमने सीखा व्हाट इज़ कैंसर एंड ये कैंसर बढ़ता कैसे है, और क्या कैंसर किसी को भी हो सकता है. सो वी हैव टुडे इन दिस एंटायर सेशन अंडरस्टूड the basic concepts, and also we went into depth in terms of stages of cancer, and also understood how spirituality will help you come out of cancer. I agree प्रवीण. स्पिरिचुअलिटी एंड पॉजिटिविटी, जैसे उन्होंने समझाते हुए हमें बताया कि अपना एक पॉजिटिव माइंड, एक अपने आप को समझना कि कैसे किसी चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं अपने माइंड से. अगर हम इन चीज़ों को ध्यान रखें तो काफ़ी चीज़ें हम मैनेज कर सकते हैं और एक अच्छे लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकते हैं. सो ऑन दैट आई विल रियली रिक्वेस्ट गाइज, मैं हर बार बोलती हूँ, इफ़ यू रियली लाइक आवर पॉडकास्ट एंड इफ़ यू रियली एन्जॉय आवर सेशंस, like,
subscribe, and and share. So for now, signing off, Supra. Bye bye.